तो स्वामी प्रसाद ने रामचरितमानस पर सवाल उठाए तो उम्मीद थी कि सपा उन पर कोई बड़ा एक्शन लेगी, लेकिन ठीक 5 दिन बाद 2 घटनाएं एक साथ घटी। एक तरफ लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गईं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रमोशन देकर पार्टी महासचिव बना दिया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि स्वामी के बयान के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं। क्या इस खेल के पीछे समाजवादी पार्टी है? क्या सपा ने अब खुलकर जातीय पार्टी की पहचान बनाने का मन बना लिया है? देखिए रिपोर्ट। बदजुबानी कीजिए, तरक्की पाइए, धर्म ग्रंथों का मजाक उड़ाइए, सियासी कद बढ़ाइए। क्या यही है आज की सियासत का सच? क्या यही है सपा और उसके नेताओं का एजेंडा? ये कैसा इंसाफ है? जन भावनाओं से ये कैसी खिलवाड़? जिसने रामचरितमानस का मजाक उड़ाया, जिसके समर्थन में लोगों ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाईं, ठीक उसी पल, ठीक उसी दिन विवादों के स्वामी का सपा में सियासी कद बढ़ा दिया गया। रामचरितमानस या प्रभु श्री राम या तमाम हिंदू देवी देवताओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले या अपमानित करने वाले व्यक्ति को जिस तरह से राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा, और पूर्व में यह कहा गया कि वो उनके निजी बयान है, तो इससे साफ हो जाता है कि आपको इसी विचारधारा के लोग पसंद हैं। अब जरा लखनऊ की ये तस्वीरें देखिए। ये कैसी सियासत है? जिस देश की 80% आबादी हिंदू है, जहां रामचरितमानस को पूजा जाता है, वहां ये कौन लोग हैं, किसके समर्थक हैं और किसकी शह पर रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही हैं? इसमें जो आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं, हाँ, नारी शक्ति के विरुद्ध, शूद्रों के विरुद्ध, दलित समाज के विरुद्ध, ओबीसी समाज के विरुद्ध, इनमें हम इन टिप्पणियों को, इन चौपाइयों को रामचरितमानस से निकलवाना चाहते हैं। इसको रामचरितमानस से निकाली जाए, तभी ये विरोध प्रदर्शन शांत होगा, नहीं तो ऐसे विरोध प्रदर्शन जगह जगह होंगे। आज से बड़ा ये ग्रंथ जो बताया जाता है सनातन धर्म का रामचरितमानस, इसमें पूरे सर्व समाज को मतलब गरियाया गया है, बेवकूफ बनाया गया है, नारियों के लिए अपशब्द कहे गए हैं। जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने उसके खिलाफ कहा है, तो हम सब लोग उनकी बातों का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी यही चाहती थी? क्या इसी पल का इंतजार हो रहा था जब खुलेआम हिंदुओं की भावनाओं का मजाक उड़ाया जाए? स्वामी पर चुप्पी तक तो ठीक था, लेकिन जिस तरह अखिलेश ने उन्हें प्रमोशन दिया, वो साफ इशारा है कि स्वामी पर सपा अध्यक्ष का स्टैंड क्या है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें। कोई चुनावी हथकंडे मुझे लगते हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, सभी लोगों का सम्मान और सभी का समायोजन इस पार्टी के अंदर है और जनता आशीर्वाद दे रही है। जो कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। 30 साल बाद दोबारा जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है। जो विपक्ष के लोग हैं वो चुनावी हथकंडे और ऐसे मुद्दे उखाड़ने और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब साफ है कि जो स्वामी दलित, आदिवासी और पिछड़ों के नाम पर मानस विवाद को जन्म दिया, उनका एजेंडा पहले से तय था और उसी को हवा देने के लिए वो अपने विवादित बयान पर अडिग है, जिसे अखिलेश यादव का फुल सपोर्ट है। जिन पाखंडियों ने धर्म की आड़ पर इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के साथ सौतेला व्यवहार किया, अपमानित किया, नीच कहा, मारने पीटने का पात्र बताया, सम्मान न किए जाने की बात कही, हम समझते हैं ये धर्म नहीं है और सीधा सीधा ये अधर्म है, क्योंकि धर्म का मकसद होता है मानवता का सम्मान, मानवता का कल्याण, मानवता का प्रशस्तीकरण और मानवता का सशक्तिकरण। स्वामी मौर्य उस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं जिससे 2024 के रण में भुनाने के लिए अखिलेश यादव ने सेनापति घोषित किया है। लेकिन ये कैसी सियासत जो जन भावनाओं को आहत कर
सियासत के शीर्ष पर लेकर जाए। संतों और धर्म ग्रंथों का अपमान कर आखिर स्वामी और उनकी पार्टी किस कामयाबी के सपने देख रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। साल 1990 में मंडल कमीशन लागू होने का साथ ही यूपी की सियासत में एक नारा खूब बुलंद हुआ, तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। नारे से साफ संदेश था, दलित ओबीसी गठजोड़ अब सियासत में नए आयाम लिखने वाला है। वैसे तो इस नारे को बुलंद करने वाले तमाम नाम थे, लेकिन इस नारे को जिस शख्स ने आज भी अपनी डूबती सियासत की पतवार समझ रखा है, वो नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी आज भी उसी नारे को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं, बस इस बार उनके शब्द जरा बदले हुए हैं। लोग कहते तो उनको आतंकवादी कहा जाता। मैं उनको बता दूं, अगर अन्य धर्म के विषय में वो टिप्पणी किए होते तो अभी तक का उनका सर कलम हो गया होता। जब तक अध्ययन न हो किसी विषय पर नहीं बोलना चाहिए। प्रसाद मौर्य की तरफ से खुद को माफी मांगनी चाहिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को बाहर करना चाहिए। क्या हिंदुओं को गाली देके, रामायण को गाली देके, धर्म को गाली देके आप कुर्सी पे आएंगे? कैसे नेता है जो हिंदुस्तान के धर्म को समाप्त कराना चाहते हैं? अपने बयान से संतों को भड़काने वाले स्वामी का हठ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है स्वामी के खिलाफ संतों का आक्रोश। पहले विवादित ज्ञान, फिर संतों का अपमान, स्वामी की रामायण पर सियासी महाभारत छिड़ी है। वजह है उनका ये बयान कि जिसमें तुलसी बाबा रामायण लिखे, उस समय इनके धर्म के ठेकेदार नारी शूद्रो न धीयताम, स्त्री और शूद्र को पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं है। जरा सोचिए, जिस देश की 80% आबादी रामचरितमानस को पूजती हो, पाठ करती हो, जहां राम आदर्श है, उनका व्याख्यान करती रामायण एक पूजनीय रचना, उस देश में रामचरितमानस को पाखंड करार देना किसी राजनेता के लिए कितनी बड़ी भूल साबित हो सकता है। लेकिन स्वामी प्रसाद का हठ देखिए, स्वामी यही नहीं रुके, ट्वीट पर भी तांडव करते रहे। हद तो तब हो गई जब उन्होंने अपना विरोध करने वाले संतों को आतंकी तक करार दे दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा, अभी हाल में मेरे दिए गए बयान पर कुछ धर्म के ठेकेदारों ने मेरी जीभ काटने और सिर काटने वालों को इनाम घोषित कर दिया है। अगर यही बात कोई और कहता तो यही ठेकेदार उसे आतंकवादी कहते, किंतु अब इन संतों, महंतों, धर्माचार्यों व जातिगत विशेष लोगों को क्या कहा जाए, आतंकवादी, महाशैतान या जल्लाद? आपने बयान पे कायम है रामचरितमानस वाले? बयान को लेकर क्या बात हुई? अखिलेश यादव जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उचित अवसर पर वो अपनी बात पूरी तरीके से रखेंगे। स्वामी के बयान के बाद से यूपी की सियासत गर्म है, बयानों का दौर चल रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर ओपी राजभर तक स्वामी को अपने निशाने पर ले चुके हैं। अखिलेश यादव जी चाहे जो करवावें, उनको करवाने का अधिकार है और वो इस तरह की बातें करवाते रहते हैं। बाकी उनकी कोई स्वामी नहीं, ये जो बोल रहे हैं वह नहीं बोल रहे हैं, ये श्री अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं और उनकी जो मानसिकता है वह बोल रही है। बाकी वो कितने घाट का पानी पी करके आज समाजवादी पार्टी में जो बोल रहे हैं उनके बारे में आप जानते हैं। देखिए, जब ये सत्ता में रहते हैं ना, तब ये नहीं अड़ते हैं, तब पिछड़ों के हक के लिए नहीं लड़ते हैं। तब मायावती के पास 4 बार मिनिस्टर थे, 4 बार की सरकार में, तब इनको न पिछड़ा याद आया, न दलित याद आया, न रामायण याद आया, न साधु संत याद आए। तब इनको खाली बस सत्ता का मलाई याद आया। फिर बहुजन समाज पार्टी की सत्ता जाते देख तब इन्होंने रामम शरणम गच्छामि, राम की शरण में चले गए और वहां जाकर के रामायण पर माला फूल चढ़ा करके काम शुरू किए। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान और फिर लगातार आ रहे ट्वीट से संतों की नाराजगी भी जग जाहिर है। संतों ने तो यहाँ तक कह डाला कि सनातन के बारे में बोले तो सलामत है। सोचिए, इस्लाम के बारे में बोला होता तो स्वामी का क्या होता। ट्वीट में उन्होंने साधु संतों को जल्लाद और आतंकवादी तक कह दिया। अरे महोदय, आप सनातन के बारे में बोले इसलिए आप बच गए हैं, नहीं तो इस्लाम के बारे में अभी कुछ दिन पहले
नारा लग रहा था गुस्ताखी माफी यही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ये जो कह रहे हैं कि जो इनके बयान से जो लोग इनका जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उनको कहते हैं कि इनको आतंकवादी कहें कि महाशैतान कहें कि जल्लाद कहें। और मैं भी जो है तो इनाम घोषित करता हूं कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का सर कलम करेगा उसको 500 रुपया की इनाम दूंगा। रामचरितमानस और संतों के खिलाफ लगातार बयानबाजी के बाद सवाल उठता है कि इसके पीछे स्वामी प्रसाद मौर्य की रणनीति क्या है। वो कौन से मुहिम को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या स्वामी की ये सोच साकार होगी या जन भावनाओं को आहत कर स्वामी अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं? बहरहाल रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद की लगातार विवादित बयानबाजी आग में घी डालने का काम कर रही है। संतों के साथ ही आवाम लोगों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। खैर, स्वामी प्रसाद मौर्य की कपोल कल्पना से उन्हें और समाजवादी पार्टी को कितना फायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा सत्ता की सियासत करते रहे हैं। जहां सत्ता रही वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य रहे। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वो हवा का रुख समझने में चूक गए। जानकार ये कहते हैं कि सत्ता से दूर होने की यही खीज उन्हें बेतुके बयान देने पर मजबूर कर रही है, जबकि इतिहास कहता है कि स्वामी ने हमेशा जातीय सियासत को तवज्जो दी। कभी बेटी संघमित्रा के जरिए धरती पुत्र मुलायम सिंह को सियासी चुनौती देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का राजनीतिक जीवन काफी दिलचस्प है। स्वामी प्रसाद के सियासी सफर में ड्रामा भी है, सस्पेंस भी और कई क्लाइमेक्स भी। स्वामी प्रसाद मौर्य का जन्म 2 जनवरी 1954 को प्रतापगढ़ जिले के चकवड़ गांव में हुआ था, लेकिन अपनी सियासी कर्मभूमि के लिए रायबरेली के ऊंचाहार को चुना। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ में स्नातक और एमए की डिग्री हासिल की है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 1980 में राजनीति में सक्रिय रूप से कदम रखा। वो इलाहाबाद युवा लोकदल की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बने और जून 1981 से सन 1989 तक महामंत्री पद पर रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य की जहाँ तक बात रही, वो उनका राजनीतिक जीवन पडरौना से शुरू हुआ है और वो BS4 से काशीराम के जब संपर्क में आए, उन्होंने अपनी राजनीति की। और उसके बाद जिस तरीके से वो मायावती की सरकार में लगातार 4 बार कद्दावर मंत्री के रूप में रहे, और जो BSP का एक नारा था तिलक तराजू और तलवार जूते मारो उनके 4, उस विचारधारा के साथ वो सरकार में रहे। लेकिन जिस तरीके से वो आपने बात की, वो निश्चित तौर पे अवसरवादी विचारधारा के वो व्यक्ति हैं, जहां जिस जगह उनकी सत्ता में रहने की आदत रहती है। प्रयागराज में किस्मत आजमाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को सियासत में असली मुकाम रायबरेली में मिली। मौर्य ने 80 के दशक में चुनावी किस्मत आजमाने के लिए डलमऊ विधानसभा सीट को चुना, जिसे वर्तमान में ऊंचाहार सीट के नाम से पहचाना जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बचपन बेहद गरीबी में बीता। रायबरेली के ऊंचाहार से उन्होंने अपने सियासी सफर की शुरुआत की। सियासत में हर किसी के ऊपर किसी न किसी का हाथ होता है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर स्थानीय नेता रामनाथ सेठ ने हाथ रखा। रामनाथ सेठ ने न उनको सिर्फ सियासी प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया, बल्कि आर्थिक मदद भी स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद ऊंचाहार में रामनाथ के घर पर ही रहकर चुनाव लड़ा करते थे। लोकदल से लेकर जनता दल कई बार चुनाव लड़े, लेकिन जीत नहीं सके। 1991 से 1995 तक जनता दल में रहे, लेकिन मायावती के पहली बार सीएम बनते ही बसपा का दामन थाम लिया। 1996 में स्वामी प्रसाद मौर्य पहली बार डलमऊ सीट से विधायक बने और दोबारा इसी सीट से 2002 में जीतकर विधानसभा पहुंचे। इस बीच मायावती सरकार में मंत्री भी बने, लेकिन 2007 में बसपा की लहर में उन्हें इस सीट पर हार का मुंह देखना पड़ा। स्वामी प्रसाद मौर्य को मायावती ने हारने के बाद भी अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाया और इसके बाद 2009 में कुशीनगर की पडरौना सीट जीतकर वे विधानसभा पहुंचे और फिर लगातार 3 बार इसी सीट से जीत का परचम लहराया। का बहुत लंबा सार्वजनिक जीवन रहा है। वो 4 बार से अधिक कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, 2 बार लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे हैं
और वो शायद जहाँ तक मेरी जानकारी दुरुस्त है, उन्होंने शुरुआत समाजवादी पार्टी से की थी, लेकिन उनका असली राजनीतिक जो जीवन प्रगति हुई है वो बहुजन समाज पार्टी में हुई है। 2017 में वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे, 5 साल वो मिनिस्टर रहे। पडरौना सीट पर पैर जमाने के बाद स्वामी प्रसाद ने ऊंचाहार सीट अपने बेटे उत्कृष्ट मौर्य को सौंप दी। हालांकि 2 चुनाव से इस सीट पर उत्कृष्ट मौर्य लड़ तो रहे हैं, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए। इन दिनों स्वामी का सियासी करियर शिखर पर था। बीएसपी के दिग्गज नेताओं में वो शामिल हो चुके थे।